हेलो स्टूडेंट्स, हिंद बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पुष्पीय पादपों में जनन चैप्टर के अगले टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है वो है परागकोश यानी एंथर की आंतरिक संरचना। ठीक है, किसकी? परागकोश की आंतरिक संरचना। बच्चों, हम सबको पता है कि हमने जो लास्ट क्लास में जो बात की थी कि जो पुमंग है यानी एंडोशियम है, उसका प्रत्येक सदस्य जो है वो पुंकेसर कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। और पुंकेसर का जो अग्रतम भाग है वही परागकोश होता है, एंथर होता है। अगर हम बात करें कि जो ज्यादातर जो आवृत बीजी पौधे हैं, अधिकांश जो आवृत बीजी पौधे हैं, उनमें जो परागकोश है वह किस प्रकार का होता है मैंने बताया था। तो हम जानते हैं कि एक प्रारूपिक परागकोश यानी अधिकांश पौधों की बात की जा रही है, द्विपालित यानी बाइलोब्ड। ठीक है, याद होगा आपको बताया था, द्विपालित बाइलोब्ड, द्विकोष्ठीय डाइथिकस, द्विकोष्ठीय एवं चतुर्बीजाणुधानिक होता है, एवं चतुर्बीजाणुधानिक यानी टेट्रास्पोरेंजिएट। चतुर्बीजाणुधानी का मतलब हमने कहा था कि 4 बीजाणुधानियां या 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। ठीक है, बात की थी हमने लास्ट में। ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। मैंने कहा था कि जो मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें जो परागकोश जो होता है, एंथर जो होता है, वह द्विपालित की जगह एक पालित, द्विकोष्ठीय की जगह एक कोष्ठीय और चतुर्बीजाणुधानी की जगह द्विबीजाणुधानिक बाइस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। लेकिन हम ज्यादातर पौधों में तो यही बात करते हैं ना कि द्विपालित, द्विकोष्ठीय, चतुर्बीजाणुधानिक होता है। चलिए, अब मान लीजिए कि आपने किसी पुष्प में जो पुंकेसर है उसका अग्रतम भाग यानी जैसे परागकोश की मैं बात करूं, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने कहा ये परागकोश है और उस परागकोश का आपने क्रॉस सेक्शन लिया, अनुप्रस्थ काटी, ये तो परागकोश है और आपने इसका क्रॉस सेक्शन काटा है इसका। ठीक है, क्रॉस सेक्शन काटा ये इस तरीके से। तो आप क्या देखते हैं कि जब आप इसकी अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसकी अनुप्रस्थ काट जो है उसकी जो रूपरेखा जो है, आपको अभी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से अगर कहा जाए अनुप्रस्थ काट में उसकी जो रूपरेखा जो है अनुप्रस्थ काट में, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं तो इसकी अनुप्रस्थ काट काटने पर इसकी जो रूपरेखा हमको जो दिखाई देती है वो 4 कोणों वाली दिखाई देती है। 1 2 3 4, 4 कोणियां, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये जो 4 कोणीय जो रूपरेखा दिखाई देगी, टेट्रागोनल जो शेप दिखाई देती है, उसके चारों कोनों पर ध्यान दीजिएगा। उसके चारों कोनों पर यानी एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर और एक इस कोने पर, कुल मिलाकर हमें 1 2 3 और 1 4, 4 लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती। क्या कह रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से।
एक प्रारूपिक जो पराकोश है उसकी अनुप्रस्थ काट जब काटी जाती है तो उसकी जो रूपरेखा है, आउटलाइन जो है हमें वह चतुष्कोणीय दिखाई देती है, टेट्रागोनल दिखाई देती है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ध्यान दीजिएगा। और उसके चारों कोणों पर 1 2 3 और एक 4 चार लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अगर मैं आंतरिक संरचना की बात करता हूं तो ये खास महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? बहुत खास पॉइंट है कि अनुप्रस्थ काट में परागकोश यानी एंथर की रूपरेखा कैसी दिखाई देती है? लगभग अगर मैं कहूं लगभग चतुष्कोणीय, चार कोण वाली, चार कोनों वाली। चतुष्कोणीय टेट्रागोनल। ठीक है, दिखाई देती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके जो चारों कोण हैं 1 2 3 और एक 4, यानी नंबर 1 यहां पर अगर मैं कहूंगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चार हमको क्या दिखाई दे रही है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानियां। क्या है? लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं। तो इसमें हमें अगर कहा जाए तो ध्यान देने वाली बात है, जो चारों कोनों पर, यानी एक एक कोने की अगर हम बात करें, चारों कोनों पर चार क्या मौजूद है? लघु बीजाणु धानियां उपस्थित होती हैं। लघु बीजाणु धानियां माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित है। माइक्रोस्पोरेंजिया ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया बेटा? चतुर बीजाणु धाने की, यानी टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। अब अगर मैं कहूं कि आप अगर एक लघु बीजाणु धाने की अगर बात करें, ठीक है, फिर से मैं एक रिकॉल कर रहा हूं जो बात बताई थी कि एक परागकोश में पालियां कितनी? पालियां तो दो हैं, एक पाली तो ये है, दूसरी पाली ये है। एक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां हैं, तो टोटल तो चार लघु बीजाणु धानियां हो गई ना। तो बेटा ध्यान रखना, अगर हम इस एक लघु बीजाणु धानी की बात करें, इसकी बात करें, गौर कीजिएगा, इस पे आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, इसलिए ध्यान देगा। अगर एक लघु बीजाणु धानी की बात करें तो उसकी रूपरेखा आपको कैसी दिख रही? तो आप बोलोगे सर ये तो नियरली राउंडेड है, स्फेरिकल के इस है, यानी कहने का मतलब है लगभग गोलाकार है। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। लघु बीजाणुधानी है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो लघु बीजाणुधानी है, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी की संरचना, रूपरेखा भी कह सकते हैं, किस प्रकार की होती है? गोलाकार, लगभग गोलाकार सी होती है।
ठीक है, चलिए अब हम अगर कहें कि मान लीजिए कि यहाँ मैं एक लघु बीजाणुधानी को बाहर निकाल लेता हूँ। टोटल कितने लघु बीजाणुधानी है बेटा? 4। और हम एक लघु बीजाणुधानी को बाहर निकाल देते हैं। अगर इस एक लघु बीजाणुधानी को हम बाहर निकाल कर देखें तो हमें वो कैसी दिखाई देगी, गौर कीजिएगा। हमने परागकोश में एक लघु बीजाणुधानी को बाहर से निकाला, ठीक है। तो अगर आप एक अकेली लघु बीजाणुधानी को देखेंगे तो चूंकि कहा था कि इसकी जो आकृति है वो गोलाकार होती है, तो इस प्रकार से ये एक लघु बीजाणुधानी आपको गोलाकार आकृति में दिखाई देगी। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी जो होगी ना उसके भी 2 पार्ट होते हैं। गौर कर रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी, ये एक अकेली लघु बीजाणुधानी है और इस एक अकेली लघु बीजाणुधानी के भी बेटा 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भाग होते हैं। एक तो बेटा ये है, ये जो अगर कहेंगे लघु बीजाणुधानी, ये तो लघु बीजाणुधानी की भित्ति है जिसको आप परागकोश भित्ति कहेंगे, एंथर वॉल। तो ये तो है बेटा एंथर वॉल। बाहर की तरफ क्या है बेटा? यहाँ एंथर वॉल है। और इस एंथर वॉल में यहां से यहां तक क्या है? एंथर वॉल, परागकोश की भित्ति भी कह सकते हैं आप। तो ये जो एंथर वॉल है इसमें आपको सबसे बाहर तो जो परत दिखाई देती है बेटा वो होती है अधिचर्म। क्या होती है बेटा? अधिचर्म। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी जो होती है उसके 2 भाग होते हैं। एक तो परागकोश भित्ति, ठीक है, एंथर वॉल है। मैं यहां पर एंथर वॉल की सबसे बाहर वाली परत बना रहा हूं, ठीक है। तो ये एंथर वॉल की सबसे बाहरी परत है जिसका नाम है अधिचर्म। जिसका नाम क्या है? अधिचर्म है, ठीक है, सबसे बाहर की परत। ये अधिचर्म है। एक बात मैं आपको यहां पर कहूंगा, एक छोटे से टर्म पर भी डिस्कस करेंगे कि जो आवृत बीजी जो होते हैं ना उनमें और साथ में अनावृत बीजियों में ये जो लघु बीजाणुधानी जो हम बात कर रहे हैं ना, जो परागकोश के कोनों पर व्यवस्थित है, इनका जो विकास है वो यू स्पोरेंजेट प्रकार का होता है, यू स्पोरेंजेट प्रकार का। और इसको मैं समझा भी दूंगा अभी आप लोगों को क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यू स्पोरेंजेट विकास क्यों कहते हैं। उसका कारण ये है कि जब परागकोश शुरू में जब विकसित हो रहा होता है तो इन लघु बीजाणुधानी का निर्माण जो है एक से अधिक प्रारंभक कोशिकाएं, आर्किस्पोरियल सेल्स कहा जाता है, एक से अधिक प्रारंभक कोशिकाओं या एक से अधिक आर्किस्पोरियल सेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अगर कहूंगा जो परागकोश में जो सबसे बाहर की जो भित्ति है, मतलब भित्ति में भी सबसे बाहर वाली परत कौन सी बना रहा हूं मैं? सबसे बाहर वाली परत कौन सी बना रहा हूं मैं? अधिचर्म है। सबसे बाहर वाली परत है अधिचर्म, एपिडर्मिस, ठीक है। ये तो गई एपिडर्मिस। परागकोश भित्ति में सबसे बाहर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एकल स्तरीय परत होती है, एकल स्तरीय, सिंगल लेयर्ड होती है। मैंने यहाँ सिंगल लेयर ही बनाई यहाँ पर। और ये अल्पकालिक परत होती है। कैसी होती है? अल्पकालिक, यानी ये फिर बाद में नष्ट भी हो जाती है, जिसको हम देखेंगे परागकोश में जब स्फुटन होगा तो। दूसरी जो लेयर है, यानी यहां से यहां तक पूरा परागकोश भित्ति है, ये पूरी की पूरी लेयर परागकोश भित्ति है। तो परागकोश भित्ति में अधिचर्म के अंदर हमें क्या दिखाई देगा? अधिचर्म के अंदर की तरफ हमें एक और परत दिखाई देती है। ये मान लीजिए ये एक और परत है, बेटा ये जो परत है ना, इस परत को कहा जाता है एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम। क्या कहते हैं? एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम। और बेटा एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम की जो कोशिकाएं हैं ना इस प्रकार की होती है, अरीय रूप से दीर्घित, मतलब लंबाई में अरीय रूप से, रेडियली इलोंगेटेड होती है। अगर आप देखेंगे ऐसे ज्यादा लंबी हैं, अरीय रूप से, केंद्र से परिधि की तरफ बढ़ना यानी अरीय रूप से। तो ये सारी सेल्स जो होती हैं वो अरीय रूप से दीर्घित होती हैं, रेडियली इलोंगेटेड होती हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अंतस्थीसियम, क्या कहेंगे इसको? अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम। तो दूसरी परत हो गई, देखिए पहले अधिचर्म थी और फिर क्या हो गई बेटा? अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम। ये है एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम। बहुत खास बात है बेटा कि ये
एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम जो होती है ना बेटा, ये भी सिंगल लेयर्ड है, एकल स्तरीय परत है। और ये जो एंडोथीसियम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ इस एंडोथीसियम की एक सेल को निकाल लूं बाहर, मान लीजिए मैं यहाँ पर इस एक सेल को, कोशिका को यहाँ से अंदर एंडोथीसियम की एक सेल को यहाँ बाहर निकाल लेता हूँ। एक क्या, मैं 3 ही निकाल लेता हूँ समझाने के लिए। ये एक है, ये दूसरी सेल है, ये मान लीजिए, है ना, एक दूसरे के पास पास सटी हुई है ना बेटा। और ये तीसरी सेल है, मान लीजिए पास पास सटी हुई ना, ये मान लीजिए मैंने यहाँ से 3 सेल निकाल ली, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये जो एंडोथीसियम की जो सेल्स होती है ना, उन कोशिकाओं में, उन कोशिकाओं के अंदर की ओर, ध्यान दीजिएगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब इनर वॉल। जैसे ये एक कोशिका है, तो ये तो बाहर की भित्ति या अंदर की भित्ति, फिर से कह रहा हूं, ये बाहर की भित्ति अंदर की भित्ति। तो अंदर की भित्ति और ये वाली जो भित्ति, जिसको स्पर्श रेखीय भित्ति कहते हैं, टेंजेंशियल वॉल कहते हैं, वहां पर, इस जगह पर और इस जगह पर, गौर कीजिएगा, इस जगह पर और इस जगह पर, यहां पर, समझ में आ रही है बात? एक रेशेदार पदार्थ का जमाव होता है। किसका? एक रेशेदार पदार्थ का जमा होता है इन कोशिकाओं के भीतरी व स्पर्श रेखीय भित्ति पर। कौन सी कोशिकाओं की बात हो रही है? अंतस्थीसियम एंडोथीसियम की कोशिकाओं की भीतरी व स्पर्श रेखीय भित्ति पर एक पदार्थ का जमा होता है। और बेटा ये वास्तव में जमाव जो होता है ना, ये कहलाता क्या है? ये कहलाता है अल्फा सेलुलोज। ये है क्या? अल्फा सेल्यूलोज। अल्फा सेल्यूलोज रेशेदार पदार्थ है, आर्द्रताग्राही प्रकृति, आर्द्रताग्राही प्रकृति का पदार्थ। यूं कह सकते हैं कि जो अंतःशिशियम जो कोशिकाएं हैं, उनकी अंदर वाली और स्पर्श रेखीय भित्ति पर अल्फा सेल्यूलोज नाम के पदार्थ का जमा होने की वजह से ये जो परत है ना, कौन सी? एंडोथीसियम, आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि बेटा जब ये एक तो लघु बीजाणुधानी, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, तो क्या होता है कि जब परागकोश पकता है, परिपक्व होता है, तो बाहर वाली, इन कोशिकाओं की बाहर वाली जो भित्ति है वो तो पतली है, अंदर वाली भित्ति है मोटी। तो बाहर वाली भित्ति जो पतली है ना, उससे जल बाहर निष्कासित हो जाता है। तो जल का बाहर निष्कासित होना किसका? शुष्कन होने पर, सूखने पर, परागकोश के सूखने पर जल बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में क्या है, ये कोशिकाएं थोड़ा सिकुड़ जाती हैं ऊपर की तरफ। तो ये परागकोश के फटने में सहायता करती है, अभी डिस्कस कर लेंगे, अभी पूरी बात चल रही है। तो ये एंडोथीसियम जो कि अधिचरण के नीचे पाई जाती है। कोशिकाएं एकल स्तरीय होती है, मतलब एकल स्तरीय परत होती है, आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है। क्यों? क्योंकि इनमें अल्फा सेलुलोज नामक एक रसायन का जमाव पाया जाता है भीतरी व स्पर्श रेखीय भित्ति पर। ठीक है। उसके बाद में बेटा तीसरी जो परत है, इसमें तीसरी जो परत है, मतलब पहले अधिचर्म हो गई, फिर एंडोथीसियम हो गई, फिर उसके बाद में जो परत आती है बेटा, उसको कहा जाता है मध्य परतें, यानी मिडिल लेयर्स। क्या कहते हैं बेटा? मिडिल लेयर्स, मध्य परतें। बेटा ये मध्य परतें भी अल्पकालिक ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। कैसी होती है? अल्पकालिक ही होती हैं। इस बात को कहा जाता है एपिमेरल अल्पकालिक। ये मध्य परतें, और मध्य परतें होती है बेटा 1 से 3 परतें। क्या कह रहा हूं मैं? 1 से 3। सभी ये मृदुतकी कोशिकाओं से बनी हुई परतें हैं, याद रखिएगा, पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये ग्रीन कलर में, इसको ध्यान रखिएगा, ये मध्य परतें हैं, मिडिल लेयर्स हैं। क्या है ये बेटा? ये मिडिल लेयर्स हैं, मध्य परतें। चलिए ये मध्य परतें हो गई 1 से 3, अल्पकालिक होती हैं। ठीक है। अब परागकोश की भित्ति में ही, ध्यान दीजिएगा, अभी परागकोश की भित्ति में ही सबसे बाहर थी अधिचर्म, फिर हो गई एंडोथीसियम, फिर मध्य परतें, और बेटा याद रखिएगा सबसे अंदर अंदर वाली परत, परागकोश की भित्ति की सबसे अंदर अंदर वाली परत, ये मान लीजिए मैंने कहा ये परागकोश की भित्ति की सबसे अंदर अंदर वाली परत, ये वाली परत जिसको मैंने यहां रेड कलर में दिखाया है, ध्यान रखिएगा, एकल स्तरीय परत है। पहली बात तो ये एकल स्तरीय, सिंगल लेयर्ड है। सिंगल लेयर्ड है या नहीं है? बिल्कुल है, सिंगल लेयर्ड है, एकल स्तरीय परत है।
ठीक है। इसे परागकोश की भित्ति की पोषक परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषक परत, न्यूट्रिटिव लेयर। अगर आपसे कहा जाए कि परागकोश की भित्ति में पोषक परत के रूप में कौन कार्य करती है, तो बेटा ये ही परत है जिसका नाम है टेपिटम। क्या बोलते हैं बेटा? टेपिटम। और टेपिटम की कोशिकाओं की खास बात है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इनका जीव द्रव्य घना होता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, हम नोट करके अभी लिखेंगे। जीव द्रव्य घना होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है, ठीक है। एनसीईआरटी कह रही है ये टेपिटम की कोशिकाएं जो होती है सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक धारण करते हैं, यानी मोर देन वन न्यूक्ली प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, इन सेल्स के अंदर एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। एक खास बात ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए तो टेपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं वो ज्यादातर द्विकेंद्रकीय होती है, शुरू में है ना, दो केंद्रक वाली होती है, जो बाद में बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। बहुकेंद्रकीय होने के साथ साथ ये बहुगुणित भी हो जाती हैं। मतलब कहने का मतलब बहुकेंद्र की मल्टी न्यूक्लिएटेड तो हो गई, साथ में पॉलीप्लॉइड भी हो जाती हैं। और इसमें एक बात एनसीईआरटी ने क्वेश्चन लिखा हुआ भी है कि आप क्या बता सकते हैं कि जो टेपिटम नाम की जो परत होती है ये बहुकेंद्र की कैसे हो जाती है? तो बेटा आपने जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा 11th क्लास में, कोशिका विभाजन पढ़ा था, तब आपने एक लाइन पढ़ी होगी, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, कि जब किसी कोशिका में कोई विभाजन होता है और विभाजन के दौरान केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे में उस कोशिका में केंद्रकों की संख्या बढ़ती चली जाती है, और इन्हें कहते हैं बेटा मुक्त केंद्रकीय विभाजन। क्या कहते हैं बेटा? मुक्त केंद्रकीय विभाजन। तो सामने आपको याद रखना है, अगर कहा जाए टेपिटम की कोशिकाएं जो होती है बहुकेंद्र की किस वजह से हो जाती है? मुक्त केंद्र के विभाजनों के कारण होती है। उसके अलावा बेटा और भी गुण हैं, जैसे बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, ठीक है, जिसका कारण क्या है? एंडोमाइटोसिस, अंत समसूत्रण का होना, कई जगह पॉलीटेनी भी कुछ कारण इसके साथ जोड़े जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, मुक्त केंद्र के विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से यहाँ पर जो है इस टेपिटम के अंदर क्या है कि ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। हालांकि मैंने तो यहाँ एक एक ही बनाए, आप देखिएगा 2-3 ज्यादा भी केंद्रक हो सकते हैं, सुविधा के लिए ये डायग्राम तो बस समझने के लिए। अब ये हो गए पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? परागकोश की भित्ति। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए कि बताइए लघु बीजाणुधानी जो है उसके दो भाग हैं, ठीक है, तो उसमें सब बाहर वाला भाग कौन सा है? परागकोश की भित्ति। तो उस परागकोश की भित्ति में सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? क्या है? तो आप बोलेंगे सर एपिडर्मिस है ना, अधिचर्म है, एपिडर्मिस। अधिचर्म के बाद में अगर अधिचर्म कहो चाहे बाह्य त्वचा कहो, ठीक है। दूसरा जो है वो कौन सी परत है? अंतस्थीसियम यानी एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम। तीसरा मध्य परतें, मिडिल लेयर, मध्य परतें, मिडिल लेयर्स। और लास्ट है वो कौन सा है बेटा? टेपिटम। अभी जो वर्णन करेंगे तो उसमें आपको टेपिटम के और कार्यों के बारे में भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप कहेंगे कि ये चारों मिलकर क्या कहला रही हैं? तो आप बोलेंगे सर ये तो एंथर वॉल है ना, एंथर वॉल है ना, पराग कोश की भित्ति है ना। बिल्कुल है, पराग कोश भित्ति, एंथर वॉल है ये, पराग कोश भित्ति, एंथर वॉल है ये, ठीक है। तो अब क्या है अंदर? अब आप देखेंगे तो यहां पर अंदर की तरफ ये जो खोखली जगह दिख रही है, अभी मैंने यहाँ सेल्स नहीं बनाई हैं, पूरी लघु बीजाणुधानी में जो ये पूरी जो 4 लेयर से मिलकर परागकोश भित्ति जो बनी है उससे घिरा हुआ अंदर के बिल्कुल सेंटर में यहां पर कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। आप यूं कह सकते हैं, ये मान लीजिए यहां पर एक समूह पाया जाता है, कोशिकाओं का समूह। आप कह सकते हैं होमोजीनस टिश्यू, समांगी ऊतक, ठीक है, होती है मृदुतकी कोशिकाएं ही हैं बेटा, पैरेनकाइमेटस सेल्स ही हैं। आपने पढ़ा हुआ है एनाटॉमी में कि पौधे के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अगर कोई टिश्यू है, अगर कोई ऊतक जो सार्वभौमिक होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, तो बेटा वो कौन होता है? मृदुतक। तो इसका मतलब यहाँ जो टेपिटम की जो बात कर रहा हूँ वो भी तो मृदुतक से बनी है, ठीक है। तो ये
टेपिटम के अलावा और भी, जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो बीच में, हाँ, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सारी मृदुत के, लेकिन अब ये जो सेंटर में जो दिखाई दे रहा है, सॉरी, सेंटर में जो दिखाई दे रहा है, ये जो कोशिकाओं का समूह जो दिख रहा है, इसको बेटा बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु जन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणु जन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। याद रखिएगा, परागकोश जो है वो बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट का ही भाग होता है। आगे चर्चा होगी क्या होते हैं बीजाणुद्भिद, फिर भी आपको याद होगा बीजाणुद्भिद पादप की वह अवस्था होती है जिसमें बीजाणु पैदा होते हैं। और बेटा याद रखिएगा, बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट जो होता है वह 2n होता है, द्विगुणित, यानी इस बीजाणुजन ऊतक की जो सेल्स हैं वो 2n तो होंगी, द्विगुणित तो होंगी, ठीक है। और ये जो बीजाणुजन ऊतक है ना, इन्हीं की कोशिकाएं बीजाणु मात्र कोशिकाओं के रूप में या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा, न्यूनकारी विभाजन भी कह सकते हैं, के द्वारा लघु बीजाणु बनाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि लघु बीजाणु धानी, एक लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसी होती है। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां होती है ना बेटा, तो ये एक अकेली लघु बीजाणु धानी है, सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया है, और उसकी संरचना का हमने अभी इस चित्र के माध्यम से वर्णन किया। कुछ पॉइंट और भी हैं, चलिए फटाफट से लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा कि अगर माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी लघु बीजाणु धानी, ठीक है, जिसकी रूपरेखा हमने क्या कही थी कि लघु बीजाणु धानी जो है उसकी रूपरेखा किस प्रकार की होती है? गोलाकार, अनुप्रस्थ काट में। और प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं बेटा? 2 भाग हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के 2 भाग हैं, 2 पार्ट्स है, इसके 2 भाग हैं। एक तो है जिसे कहा जाता है परागकोश भित्ति। क्या कहते हैं? परागकोश भित्ति, एंथर वॉल, ठीक है बेटा, क्या है? एंथर वॉल। और दूसरा क्या है बेटा? बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है बेटा। जो परागकोश भित्ति है क्या? लघु बीजाणु धानियों को घेरने वाला आवरण। और क्या है? लघु आवरण का मतलब ही तो होता है यहाँ, तो लघु बीजाणु धानियों, माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु धानियों माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या आवरण है? कवरिंग है। और इस आवरण में भी आपको बाहर से भीतर की ओर अगर कहा जाए, बाहर से भीतर की ओर अगर इसके घटक या पार्ट्स या कंपोनेंट या परतों की बात करें तो 4 परतों से बनी होती है, 4 परतों से बनी, 4 भागों से बनी। ये जो एंथर वॉल है वो 4 परतों से बनी है। और ये जो 4 परतें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो बाहर से अंदर कौन कौन सी थी? पहले सीक्वेंस याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने कहा अधिचर्म, एपिडर्मिस, पॉइंट्स मैं साथ में लिख दे रहा हूं जो मैंने समझा है। तो अधिचर्म, एपिडर्मिस, तो अधिचर्म क्या है? बहुत सिंपल टॉपिक, पॉइंट्स ध्यान रखना। सबसे बाहरी परत का नाम है, सबसे बाहरी परत है, पहली बात तो सबसे बाहर की परत है। सिंगल लेयर्ड है, एकल स्तरीय, एकल स्तरीय
मृदुतकी कोशिकाओं से बनी एकल स्तरीय मृदुतकी कोशिकाओं से बनी पैरेनकाइमेटस सेल से बनी। वैसे तो सारी मृदुतकी होती है, चिंता ना करें, ठीक है। एकल स्तरीय मृदुतकीय परत मृदुतकी कोशिकाओं से बनी, ठीक है। सबसे बाहर की एकल स्तरीय परत है। और एक खास बात मैं अभी लिख तो दे रहा हूं लेकिन डिस्कस ध्यान रखिएगा, अधिचर्म का जो विकास है वो आर्किस्पोरियल सेल से नहीं होता, प्रप्रसूतक कोशिकाओं से नहीं होता। आपके दिमाग में प्रश्न तो आया होगा कि आखिर ये क्या है आर्किस्पोरियल, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो वो है क्या, एंडोथीसियम यानी अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो है, इसके लिए भी अगर मैं कहूं तो पहली बात तो ये एकल स्तरीय ही होती है। बहुत बढ़िया, एकल स्तरीय सिंगल लेयर्ड है। मृदुतकी भी होगी लेकिन ध्यान रखना अरीय रूप से दीर्घित कोशिकाएं हैं। कैसी हैं ये, अरीय रूप से दीर्घित, रेडियली इलोंगेटेड सेल से बनी होती हैं, ठीक है। अरीय रूप से दीर्घित कोशिकाओं से बनी, ठीक है बेटा। लेकिन वेरी मोस्ट पॉइंट यहां मैंने आपको बताया जिसको आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट पॉइंट, इन कोशिकाओं की भीतरी अंदर वाली और स्पर्श रेखीय भित्ति, जहां दो कोशिका टच हो रही है ना वहां पर, यानी टेंजेंशियल वॉल, वहां पर अल्फा सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ का स्थूलन पाया जाता है, जिसके कारण ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। आप इनके कार्य को भी देखिएगा, आर्द्रता ग्राही प्रकृति होने से फायदा क्या है, ठीक है। फिलहाल हम ये कहेंगे कोशिकाओं की, यानी ये जो सेल्स हैं इनकी कोशिकाओं की, है ना, कोशिकाओं की कौन सी भित्ति बेटा, अरीय व स्पर्श रेखीय भित्ति पर, अरीय व स्पर्श रेखीय भित्ति पर अल्फा सेलुलोज, क्या नाम बताया, अल्फा सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ, ठीक है, फाइब्रस रेशेदार पदार्थ का स्थूलन उपस्थित, थिकनिंग पाई जाती है ना, स्थूलन होता है, ठीक है। और अल्फा सेलुलोज के कारण ही ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। अभी एक मिनट, एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा, आप कल्पना कीजिए कि आपने एक पराकोश की संरचना को सोचा जिसके चारों कोनों पर आपको 4 लघु बीजाणुधानियां दिखाई दे रही हैं, और हर लघु बीजाणुधानी में भी आप कह रहे हैं एक पराकोश की भित्ति जिसमें अधिचर्म आ गई और फिर अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम आ गई। एक बार ये डायग्राम देखिएगा आप लोग, आपकी एनसीईआरटी में भी है और यहाँ भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा। बच्चों अगर इस चित्र को देखें तो आपको समझ में आ गया होगा
कि एक पराकोष की हमने अनुप्रस्थ काट देखी है, ठीक है, लेकिन बेटा ये है अपरिपक्व पराकोष। क्या है अभी बेटा? ये अपरिपक्व, इमेचर, अपरिपक्व परागकोश है ये, ठीक है, परिपक्व नहीं अभी, अपरिपक्व परागकोश है ये, ठीक है। अब अगर आप इस अपरिपक्व परागकोश में देखें तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पालियां कितनी, तो आप बोलेंगे सर पालियां तो दो दिख रही है ना, आपने तो बताया था दो पालियां हैं। एक तो ये वाली पाली, ये मान लीजिए एक पाली तो ये हो गई, ठीक है, लॉब 1 है ये, ठीक है, ओके। और ये हो गया दूसरी पाली, यानी लोब पाली जो है वो कौन सी? 2। एक पाली इधर है, एक पाली उधर है, क्लियर है? एक पाली के अंदर यहां पर 2 लघु बीजाणुधानियां हैं, ये दोनों और ये 2, तो टोटल 4 लघु बीजाणुधानियां। अब आप खुद सोचिए कि ये जो संरचना है यहां से यहां तक, ये एक लघु बीजाणुधानी हुई नहीं हुई? सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया हुई ना, ठीक है। एक क्या है? ये लघु बीजाणुधानी है, ये सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया है। और हर लघु बीजाणुधानी में अगर मैं परतों के नाम गिनाऊं तो आप बोलोगे सर ये पहले नंबर पर तो हो गई एपिडर्मिस जो हमने अभी लिखा था, दूसरे नंबर पर हो गई बेटा एंडोथीसियम, तीसरे नंबर पर हो गई बेटा मिडिल लेयर्स, और चौथे नंबर पर हो गई ये क्या? टैपिटम। अभी डिस्कस किया ही हमने। अब इस डायग्राम को बताने का मकसद समझिएगा। मैंने कहा ये देखिए, ये जो दिख रही ना आपको, ये जो परत अधिचर्म के ठीक नीचे अंदर जो परत, जिसकी कोशिका अरीय रूप से दीर्घित, और यहाँ देखिए अल्फा सेलुलोज नाम के पदार्थ का स्थूलन भी दिखा रखा है मैंने। तो जहां पर देखिए एक लघु बीजाणुधानी, ये दूसरी है, तो ये वाली जो जगह जो दिख रही है ना बेटा, ये वाली जगह, ये जगह ध्यान से गौर कीजिएगा, कौन सी जगह के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां पर बात कर रहा हूं इस जगह के बारे में, ये वाली जगह, ये वाली जगह। इस जगह पर अगर आप गौर करेंगे तो जो आपको एंडोथीसियम दिख रही है ना, उनमें अल्फा सेलुलोज नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद करिएगा। और इन सेल्स को, एंडोथीसियम को, सेल्स को हम स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमियम कोशिकाएं। पराग कोश फटता है इसी जगह से। अभी परिपक्व चित्र में हम देखेंगे पराग कोश का परिपक्व होने पर जो स्फुटन होता है इसी जगह से होता है। देखिए जहां कमजोरी होगी वहीं से तो स्फुटन होगा ना। तो ये मान लीजिए कि इस स्थान पर अगर हम कहें तो यहां से परागकोश स्फुटित होता है, क्योंकि यहां पर अल्फा सेलुलोज नहीं होता। तो फिलहाल मेरे जो पॉइंट थे उन पे गौर कीजिएगा। मैंने कहा क्या? मैंने कहा एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में अरीय व स्पर्श रेखीय भित्ति पर अल्फा सेलुलोज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नोट करके, अल्फा सेलुलोज के कारण ही, किसकी वजह से बेटा? अल्फा सेलुलोज के कारण ही एंडोथीसियम यानी अंतस्थीसियम कैसी होती है बेटा? आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। क्योंकि इनका स्थूलन भीतरी भित्ति की ओर है, स्पर्श रेखीय भित्ति की ओर है, तो बाहर वाली जो भित्ति है ना बेटा वो पतली है। तो जब परागकोश पकेगा, परिपक्व होगा, तो बाहर वाली भित्ति जो है इनकी सेल्स की, वहां से जल बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा। जब बाहर से वाटर रिलीज होगा तो हर कोशिका सिकुड़ेगी, लेकिन वो सिकुड़ेगी किधर की तरफ? बाहर की तरफ से। तो सोचने वाली बात है, जब परागकोश पकेगा तो ये बाहर वाली भित्ति सिकुड़ेगी, और जब सिकुड़ेगी तो हम जानते हैं ये वाला स्थान, ये वाला स्थान जहां पर अल्फा सेलुलोज नहीं एंडोथीसियम की कोशिकाओं में, वहां ये कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि खिंचाव तो बाहर चारों तरफ के सेल्स में होगा, यहां पर तो खिंचाव पैदा होगा नहीं। तो सीधी सी बात है, यहां जो स्थान है जहां पर स्टोमियम कोशिकाएं होती हैं, कौन सी होती है बेटा? स्टोमियम सेल्स।
इनकी वजह से ही पराकोष यहाँ फटता है। वैसे तो बेटा एनसीईआरटी की एक बहुत खास लाइन है, अभी मैं लिखवा दूंगा। फिलहाल अल्फा सेलुलोज के कारण एंडोथीसियम आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, और कहा जाए स्टोमियम सेल्स क्या है, स्टोमियम स्टोमियम कोशिकाएं क्या हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, एंडोथीसियम की वे कोशिकाएं जो स्फुटन रेखा पर पाई जाती हैं, स्फुटन वाली जगह पर, एंडोथीसियम की वे कोशिकाएं जो स्फुटन रेखा पर, लाइन ऑफ डेसेंस कहते हैं, ठीक है, पर पाई जाती हैं, उनको स्टोमियम सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स की खास बात क्या बताई बेटा मैंने, क्योंकि इनमें अल्फा सेलुलोज जो है, अल्फा सेलुलोज क्या है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज का अभाव होता है। ठीक है, दो परतों के बारे में बहुत अच्छे से बात हो गई। तीसरी परत जो है यानी मध्य परतें, ठीक है, कौन सी, मध्य परतें, मिडिल लेयर्स, मध्य परतें, मिडिल लेयर्स। ये बेटा 1 से 3 स्तरीय होती है, ठीक है, 1 से 3 स्तरीय, कितनी, 1 से 3 स्तरीय, सिंगल टू 3 लेयर्ड, ठीक है, 1 से 3 स्तरीय, वही मृदुत्व की परत है, ये भी पेरेन्काइमेटस लेयर है। एक से 3 स्तरीय मृदुत्व की परत है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा जो मैंने कहा महत्वपूर्ण, ये अल्पकालिक होती है। आप बोलोगे सर और, बेटा और भी है, लेकिन अगर मैं आपको बात कहूँ, टेपिटम, जब टेपिटम का काम है पोषण प्रदान करना, अभी लघु बीजाणु को जो बात करेंगे पोषण प्रदान करना, तो टेपिटम की कोशिकाएं इन्हीं से ही पोषण खींचती हैं, इसलिए ये जल्दी नष्ट हो जाती हैं। तो याद रखना, आपको याद रखना, ये अल्पकालिक परत है, अल्पकालिक परत है, जल्दी खत्म हो जाने वाली परत है। ठीक है, फिलहाल इस पर और बात हो जाएगी। अभी चौथी जो परत है जिसका नाम क्या था बेटा, टैपेटम, तो बेटा टैपेटम जो है वो भी सिंगल लेयर्ड है, एकल स्तरीय है। हाँ कोई बात नहीं, है ना एकल स्तरीय, लेकिन जो बहुत खास बात, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जीव द्रव्य इन सेल्स का घना होता है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो होता है सघन होता है। ठीक है, एक से अधिक केंद्रक उपस्थित, एक से अधिक केंद्रक उपस्थित, मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। लेकिन जो बहुत खास बात है वो भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिस लेवल पर इस बार नीट का पेपर रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से बातें ध्यान देनी पड़ेगी, जितना आप अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से समझेंगे, बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसान है बेटा, है ना। तो यहाँ पर एक से अधिक केंद्रक तो है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात बोली, ठीक है, सामान्यतः अगर बोला जाए, जनरली अगर बोला जाए, तो इसमें बाई न्यूक्लिएटेड होती है, द्विकेंद्र की होती है। ठीक है, तो सामता द्विकेंद्र की है प्रारंभ में,
और जब द्विकेंद्रकीय होती है, सॉरी द्विकेंद्रकीय, क्या द्विकेंद्रकीय, द्विकेंद्रकीय, ठीक है। और जो बाद में क्या हो जाती है बेटा, बहुकेंद्रकीय हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, बहुकेंद्रकीय मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए एक शब्द आपने पढ़ा था सेल में, जब बहुकेंद्र के शब्द बोलते हैं ना, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, बॉटनी के अंदर पादपों में एक शब्द लिया जाता है संकोशिकीय, सिनोसाइट, सिनोसाइट, संकोशिकी, संकोशिकी, सिनोसाइट होती हैं, संकोशिकी होती है। और इसका कारण अगर कहा जाए कि आखिर ये संकोशिकीय यानी बहुकेंद्रकीय क्यों हो जाती है, तो मैंने 3 बातें बोली। बहुकेंद्र के साथ साथ बहुगुणित भी है ना, बहुगुणित भी याद रखना है, पॉलीप्लॉइड भी होती हैं। तो आपसे कहा जाए कि ये बहुकेंद्रकीय क्यों हो जाती हैं, तो इसका कारण है बेटा, कारण सीधा सा है, मुक्त केंद्र के विभाजन होना। क्या होना बेटा, मुक्त केंद्रकीय विभाजनों का होना, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स का होना। मुक्त केंद्र के विभाजन का मतलब ऐसा विभाजन जिसमें केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है, लेकिन तुरंत केंद्रक विभाजन के पश्चात कोश का द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, मुक्त केंद्रकीय विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ऐसा विभाजन जिसमें केंद्रक विभाजन के तुरंत पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन न होने की वजह से अनेक केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है। ये हो गई जर्नल बातें, सिंगल लेयर्ड है, जिद्र सघन है, एक से अधिक। और याद रखिएगा, इसका अगर कार्य अगर कहें, टेपिटम का कार्य अगर कहें, तो ये पोषक परत है। क्या है बेटा, पोषक परत है, न्यूट्रिटिव लेयर के रूप में। तो पोषक परत के रूप में कार्य करते हुए पोषक परत के रूप में कार्य करते हुए परिवर्धनशील यानी डेवलपिंग, परिवर्धनशील लघु बीजाणुओं आप लघु बीजाणुओं को पराकण भी कह सकते हैं। थोड़ा बहुत तुलनात्मक जो अंतर है उस पर बाद में बात हो जाएगी। पराग कणों को पोषण प्रदान करना, आप यूं भी कह सकते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो परागकोश के अंदर होती हैं उनको पोषण देना, वो भी चलेगा, क्योंकि उनको पोषण देंगे तभी तो परागकण जो बनेंगे उनका विकास होगा। को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, ठीक है, ये बात थी। अब एक बात यहां पर गौर कीजिएगा, हम वापस से एक बार उस डायग्राम में चलते हैं, एक बार वापस से चलते हैं बेटा। इस डायग्राम में मैं एक बात यहां पर समझाना जा रहा हूं कि ये जो टेपिटम नाम की जो परत है ना, एकल स्तरीय परत होती है, ये क्या करती है, ये जो मिडिल लेयर जो दिख रही है ना, मिडिल लेयर, ये 1 से 3 परत, इन मिडिल लेयर की कोशिकाओं से पोषण खींचती हैं। समझ रहे हैं? अगर कहा जाए टेपिटम की कोशिकाएं किन कोशिकाओं से पोषण लेती है, मिडिल लेयर से। और यहां पर जो दिख रहा है ये ग्रुप, इसको हमने क्या कहा था बताइए, यहां पर जो यहां पर कोशिकाओं का जो समूह है वो तो बीजाणु जन ऊतक है ना बेटा। क्या है, बीजाणु जन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू। और वो जो बीजाणु जन ऊतक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना, उनकी कोशिकाओं का नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और वो कोशिकाएं जब इनसे पोषण लेंगी, मतलब टेपिटम की कोशिकाएं यहां से पोषण खींच के इनको देंगी,
तो इनको पोषण मिलेगा। कुछ और काम भी होते हैं जो आप यहाँ रखिए दिमाग में, क्योंकि कई एडवांस पॉइंट होते हैं जो हमारे दिमाग में रहने चाहिए लेकिन उनको रटना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। तो मैं अगर कहूँ कि जो टेपिटम जो होता है ना, उस टेपिटम की कोशिकाएं कुछ एंजाइमों का भी स्राव करती हैं। टेपिटम की कोशिकाएं कुछ एंजाइमों का भी स्राव करती हैं। जैसे अगर मैं अगर कहूं कि जब आप यहाँ लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कैलोज नाम का एक पदार्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो कैलोज नाम का पदार्थ लघु बीजाणु को चिपका कर रखता है, आएगी बात अपनी। तो ये कोशिकाएं कैलेज नाम का एक एंजाइम स्रावित करती हैं। तो अगर कहा जाए कि टेपिटम का कार्य क्या है, तो कैलेज एंजाइम का भी स्राव करती हैं। इसके अलावा जब आगे पढ़ेंगे तो पराकण की संरचना भी पढ़ेंगे हम। तो पराकण की भित्ति में एक पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या? स्पोरोपोलेनिन, जो इस प्रकृति में सर्वाधिक ज्ञात कार्बनिक पदार्थ ऐसा है जो कि मतलब किसी भी तरीके से विघटित नहीं होता है, न भौतिक न रासायनिक या जैविक विघटन नहीं होता। तो स्पोरोपोलेनिन का श्रावण करने में भी टेपिटम हेल्प करती है। ध्यान रखिएगा, कैलेज एंजाइम का स्राव भी और स्पोरोपोलेनिन का भी निर्माण करना है, श्रावण करना। ऐसे ही जब आप कीट परागण पढ़ेंगे तो कीटों के जो परागकण होते हैं, कीटों के जो परागकण होते हैं, उन परागकणों की बाहर वाली दीवार पर कह सकते हैं बाहर की तरफ एक परत पाई जाती है, ठीक है, जिसको पोलन कीट कहा जाता है। और वो पोलन कीट की वजह से परागकण चिपचिपे होते हैं, क्योंकि वसा व कैरोटिनॉइड से बने होते हैं, वसा व कैरोटिनॉइड से बने होते हैं, तो उनका भी श्रावण टेपिटम करता है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है टेपिटम एक पोषक परत है जो क्या काम करती है। यहाँ पर जो कोशिकाएं जो दिख रही है, जिनको बीजाणुजन उत्तक कहते हैं, उनसे जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं, इनकी जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, वो जब अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और उनसे लघु बीजाणु पैदा होंगे, उनको पोषण देने का काम करते हैं। तो पोषक परत के रूप में कार्य करती है कौन? टेपिटम। तो ये हो गई बेटा कौन? परागकोश की भित्ति की चारों परतें। अब एक बात और सुनिएगा, ठीक है। परागकोश भित्ति में से एनसीईआरटी की लाइन है जिसको बहुत खास तौर से याद रखना है। क्या याद रखना है? परागकोश की भित्ति में बाहर से अंदर चार परतें, अधिचर्म, अंतस्थिसियम, मध्य परतें और टेपिटम। इनमें से भी ध्यान दीजिएगा जो मैं लाइन यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर जो मैं लिखूंगा लाइन समझिएगा, वेरी मोस्ट पॉइंट है। परागकोश भित्ति, परागकोश भित्ति की कितने परतें बेटा? चार। चार में से आउटर 3 लेयर्स, ध्यान रखिएगा, बाहरी 3 परतें। कौन सी बाहरी 3 लेयर्स? कौन सी बाहरी 3 लेयर्स? अधिचर्म, अंतस्थिसियम और मध्य परतें। ये जो परतें हैं, ये तीनों परतें, बाहरी 3 परतों की बात हो रही है, अधिचर्म, अंतस्थिसियम, एंडोथीसियम और मध्य परतें। ये परागकोश को, यानी परागकोश की मान लीजिए, क्योंकि बाहर लघु बीजाणुधानियों के बाहर की तरफ है, तो सुरक्षात्मक परत के रूप में भी कार्य करती हैं, ठीक है। और परागकोश के स्फुटन में भी सहायता करती है। तो सुरक्षात्मक परत के रूप में भी कार्य करती हैं। किस रूप में? सुरक्षात्मक, प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। और साथ में और स्फुटन में, परागकोश के फटने में, अभी परिपक्व का डायग्राम भी बताऊंगा, स्फुटन में भी सहायक होती हैं। क्या होती है बेटा? स्फुटन में भी सहायक होती हैं, ठीक है, बात हो गई। तो ये बेटा थे परागकोश की जो भित्ति है, उनमें मतलब हमने कहा कि लघु बीजाणुधानी के 2 भाग थे, एक तो परागकोश भित्ति और दूसरा क्या था? बीजाणुजन उत्तक। अब दूसरा जो पार्ट है जिसका नाम हमने कहा बीजाणुजन उत्तक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। सिंपल सी बात करेंगे,
बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजीनस टिश्यू, तो ये जो बीजाणुजन ऊतक है, स्पोरोजीनस टिश्यू है, वह पहली बात तो क्या है, अंदर की तरफ यानी भित्ति से घिरा, परागकोश भित्ति से, परागकोश भित्ति से घिरा क्या है, होमोजीनस टिश्यू। क्या है, होमोजीनस टिश्यू, समांगी ऊतक है। क्योंकि वो एक ही प्रकार के सेल से बना होगा, समांगी ऊतक है। वो भी बेटा मृदुतकी होती है, पेरेनकाइमेटस ही होती है, मृदुतकी होता है ये भी, ठीक है। और इसकी जो सेल्स हैं, इसकी जो भी सेल्स हैं यानी कोशिकाएं हैं, वो सेल्स क्या कहलाती है बेटा, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। बेटा एक बात याद रखें, नाम में ही पता चल रहा है कि ऐसी मदर सेल्स जो लघु बीजाणु बनाएंगे। और बेटा लघु बीजाणु जो होते हैं ना, वो अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित, एन। जबकि ये कोशिकाएं जो होती है ये 2n होती है, द्विगुणित होती हैं। ये द्विगुणित ऊतक है, ध्यान रखिएगा। कैसा है बेटा, ये द्विगुणित ऊतक है, 2n टिश्यू है। तो इसका लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो है वो भी क्या होंगी बेटा, 2n ही होंगी, ठीक है। वो भी क्या होंगे बेटा, 2n ही होंगी। अब ये कोशिकाएं करेंगी क्या, ये कोशिकाएं करेंगी मियोसिस। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, यानी न्यूनकारी विभाजन, और जिससे ये बनाएंगे क्या, लघु बीजाणु, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन के नाम से। तो लघु बीजाणु बनाएंगे। आप लघु बीजाणु को यहाँ परागकण भी कह सकते हैं। परिपक्व होने पर लघु बीजाणु परागकण भी कहलाते हैं। क्या भी कहलाते हैं, परागकण। इसलिए बेटा आप लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पराग मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, पोलन मदर सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, जब हम बात करते हैं कि परागकोश जब परिपक्व हो जाता है, अभी तो हमने अपरिपक्व का डायग्राम देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। चित्र में इस अपरिपक्व, तो आप खुद देखिए, एक पाली में एक लघु बीजाणुधानी यहाँ है, दूसरी लघु बीजाणुधानी यहाँ है। दोनों लघु बीजाणुधानियों में से देखिएगा, दोनों के बीच में ये वाली जो जगह ना, ये वाली जगह, यहां पर जो ऊतक है वो लघु बीजाणु थोड़ी बनाएगा। वो जो यहाँ पर जो ऊतक है, जो लघु बीजाणु नहीं बना रहा है, एक प्रकार से मान लीजिए जनन कोशिकाओं के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, तो दो लघु बीजाणुधानी के बीच का जो ऊतक है ना, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप जब परिपक्व चित्र देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस स्थान से स्फुटन होगा, इस स्थान से स्फुटन होगा, और आपको क्या लगेगा, अभी एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी है, मैंने कहा था एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी है, तो दो थीका हैं। और बेटा इनको ना एक पोलन सेक ये है, दूसरा पोलन सेक ये है, एक परागपुट ये है, दूसरा परागपुट ये है, ठीक है। लेकिन बेटा परिपक्व अवस्था में एक पाली के दोनों पोलन सेक टर्म याद रखिए, पराग कक्ष कहेंगे। तो यहाँ जो पोलन सेक है, यहाँ जो पोलन सेक है, ये मिल जाएंगे, तो परिपक्व में आपको कैसा दिखेगा, गौर कीजिएगा। परिपक्व परागकोश, अभी ये अपरिपक्व परागकोश था, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इस चित्र को आप देखिएगा, इस स्थान पर गौर कीजिए आप लोग, अगर मैं कहूं यहां इस चित्र में आप देखिएगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये परागकोश, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों में आपको फर्क समझ में आ रहा है। इसमें देखिए एक पाली के अंदर यहाँ की जो लघु बीजाणुधानी और यहाँ की जो लघु बीजाणुधानी, उनके बीच का जो ऊतक जो था वो समाप्त हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर पराग कक्ष, पोलन सेक कितने, एक ही पोलन सेक है। क्या है, एक ही पोलन सेक है,
एक ही पराग कक्ष है। और चूंकि यहाँ पर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं ने अर्थसूत्री विभाजन किया तो बहुत सारे लघु बीजाणु बनेंगे, परागकण बनेंगे। तो देखिए ये एक पोलन सेक जो परिपक्व अवस्था में एक पाली में एक पोलन सेक यहाँ है, एक पोलन सेक यहाँ है, तो दो पोलन सेक हैं, दो पराग कक्ष है, जबकि अपरिपक्व में 1 2 3 4 हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक जो पोलन से एक पराग कक्ष जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक पराग कक्ष यहाँ इसके अंदर ठसाठस लघु बीजाणु या परागकण भरे रहेंगे, ठीक है। और जब परागकोश फटेगा तो ये लाइन दिख रही है आपको, देखो ये इस जगह से, देखिए यहाँ से पर ये वाली जगह इस गौर के यहाँ पर मैंने कहा स्टोमियम सेल्स होती है, स्टोमियम कोशिकाएं जो एंडोथीसियम की वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें अल्फा सेलुलोज नहीं होता है, तो वो अलग अलग हो गई हैं। और जब अलग अलग हो जाती हैं बेटा तो ऐसे में यहाँ से बाहर की तरफ कौन विमुक्त हो रहा है बेटा, परागकण विमुक्त हो रहे हैं। यहाँ से कौन विमुक्त हो रहे हैं, परागकण विमुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से परागकण बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसी में ही ये चित्र अगर देखें, आप एक बार इसी में ये चित्र अगर देखें तो अगर हमने यहाँ अनुप्रस्थ काटी तो देखिए आपको ये लाइन दिख रही है रेड कलर में। पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक पाली के अंदर, एक पाली में जो दो लघु बीजाणु धानियां जो होती हैं, है ना, वो दोनों लघु बीजाणु धानियां क्या भी कहलाती है, दो थीका कहलाती है। वो ऐसे लंबाई में व्यवस्थित है, देखो यूं और यूं दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं, एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। तो समानांतर चल रही है तो पराकाश यहीं से फटा है, अनुदैर्घ्य स्फुटन, इसको क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य स्फुटन। तो लास्ट मेरी बात जो है ये समझिएगा, जिसको हम एक बार और देख लेंगे कि परागकोश का जो स्फुटन होता है, गौर कीजिएगा, परागकोश का जो स्फुटन जो होता है परागकोश का जो स्फुटन जो होता है, याद रखिएगा, सामान्यतः ज्यादातर पौधों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी पौधों की बात कर रहा हूं, सामान्यतः जो होता है अनुदैर्घ्य होता है। कैसा होता है, अनुदैर्घ्य, यानी परागकोश की लंबाई में दोनों साइड से जो अपन ने देखा था, यानी एक पाली के अंदर दो जो लघु बीजाणु धानियां थीका साथ साथ चल रही है, उनके बीच में एक धारी है, अनुदैर्घ्य खांच कह सकते हैं उसको। तो अनुदैर्घ्य होता है, सामान्यतः क्या होता है, अनुदैर्घ्य, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। जिसको आप लाइन ऑफ डेसेंस यानी स्फुटन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फुटन रेखा। और वहां से फिर बेटा ये परागकण जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और फिर वो परागकण चाहे विमुक्त होने के पश्चात जो है वो कहां पर पहुंच जाएंगे, वर्ती काग्र के ऊपर। तो मेरी जो दो बातें आपको याद रहेंगे, अब परिपक्व अवस्था में, अगर कहा जाए अपरिपक्व अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में अगर परागकोश अगर कहें तो उसमें कितने पोलन सेक है, पोलन सेक शब्द ज्यादा बढ़िया रहेगा, परागकक्ष बोल सकते हैं। तो परागकोश में कितने, 4 पोलन सेक हैं, ठीक है, 4 पोलन सेक हैं, ठीक है, हर एक लघु बीजाणु धानी एक पोलन सेक के रूप में। लेकिन जब बेटा परिपक्व हो जाएगा ये, तो एक पाली के दोनों जो लघु बीजाणु धानियां मिल जाएंगी। तो परिपक्व अवस्था में परागकोश में जो कक्ष होंगे, पराग कक्ष भी कह सकते हैं, तो वो 2 ही पोलन सेक पाए जाते हैं। तो बेटा इस तरीके से आज जो है, आज जो हमने पढ़ा है क्या, परागकोश की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने लघु बीजाणु धानियां जो है, जो एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु चारों कोनों पर पाई जाती हैं, उनकी संरचना को पढ़ा, जिसमें परागकोश की भित्ति क्या है, लघु बीजाणु जन ऊतक क्या है। तो बेटा इस प्रकार से आज की हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है। आप लोग की इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। किसी प्रकार की समस्या तो आप पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पर मेरे। लेकिन एक यही कहूँगा मैं आप लोगों को, अभी इस चैनल पर लगातार बने रहिए आप लोग, और उसके लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक और कमेंट देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा
अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास जो होगी उसमें हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो लघु बीजाणु जनन, हालांकि काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ समझा भी दी हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, और फिर ये जो लघु बीजाणु या परागकण जो हैं उनकी संरचना क्या होती है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूँ, जो मैंने कहा भी था कि अभी फिलहाल मैं लिख देता हूँ, जिसको मैं अगली क्लास में और डिस्कस करा दूंगा, कि जो आवृत बीजी जो होते हैं, ठीक है, आवृत बीजी जो होते हैं, यानी आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, है ना, में, ये मैंने लाइन लिखाई नहीं, बताई जरूर थी, आवृत बीजियों में लघु बीजाणु धानी का विकास, ठीक है, वो कैसा होता है बेटा, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको यहाँ समझा ही देता हूँ, 2 मिनट और लगेंगे आपके, ठीक है, केवल 2 मिनट लगेंगे यहाँ समझाने में, कि जो कोई भी जो परागकोश जब शुरू में विकसित होता है ना बेटा, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि सपोज कीजिए कि कोई पुंकेसर का अग्रतम भाग है ये, है ना, और ये अग्रतम भाग है परागकोश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए मैंने कहा ये परागकोश है। तो शुरू शुरू में जो परागकोश को आप काटेंगे ना, जब शुरू में परागकोश विकसित हो रहा होता है, तो शुरू में ये गोल शेप का होता है, ठीक है, कैसा होता है बेटा, गोल शेप का होता है, मृदुतिकी कोशिकाओं से बना ही होता है, शुरू शुरू में विकसित हो रहा था। इसमें 4 कोने अभी नहीं दिख रहे ना, लेकिन फिर क्या होता है, जब विकास होता है तो इसमें क्या बेटा, 4 कोने बनना चालू हो जाते हैं, इस तरीके से 4 कोने बनना चालू हो जाते हैं। अब 4 कोने जब बन जाते हैं ना, तो बेटा क्या होता है कि इसमें चारों कोनों पर भाई बाहर तो एपिडर्मिस होगी, सबको पता है कि एपिडर्मिस पाई जाएगी, हर पादप के हर भाग में पौधे का कोई सा भी हिस्सा हो, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, हर हिस्से में बाहर अधिचर्म तो होती है ना, तो बाहर तो यहाँ अधिचर्म होगी, ठीक है, ये अधिचर्म तो होगी, लेकिन अधिचर्म के ठीक नीचे क्या होता है, अधिचर्म के ठीक नहीं, चारों कोनों पर यहाँ 4, यानी इन चारों कोनों पर कुछ कोशिकाएं, आप अधस्त्वचीय कोशिकाएं भी कह सकती हैं, ये कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं, ठीक है, हाइपोडर्मल सेल्स विकसित हो जाती हैं, और ये एक से अधिक होती हैं, और ये चारों कोनों पर एक से अधिक कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, विभेदित हो जाती हैं, यूं कह सकते हैं, जिनको कहा जाता है बेटा आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स, प्रप्रसूतक कोशिकाएं, प्रसूतक कोशिकाएं, आर्कीस्पोरियल सेल्स, क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स। ध्यान रखिएगा, और यहां जो आर्कीस्पोरियल सेल्स है वो क्या है बेटा, मोर देन 1 है, एक से अधिक है, और ये चारों कोनों पर जो आर्कीस्पोरियल सेल जो कि एक से अधिक है ना बेटा, वो इस कोने पर भी एक लघु बीजाणुधानी बनाएगी, इस कोने पर भी एक लघु बीजाणुधानी बनाएगी, इस कोने पर भी एक लघु बीजाणुधानी बनेगी, और इस कोने पर भी। तो ऐसे में क्या हो गया, लघु बीजाणुधानी का जो विकास हुआ वो यूस्पोरेंजिएट का मतलब क्या है, यूस्पोरेंजिएट का मतलब है एक से अधिक आरंभक कोशिकाओं द्वारा, बोलो चाहे आप बोलो आर्कीस्पोरियल सेल द्वारा, एक से अधिक प्रारंभक कोशिकाओं द्वारा होता है, आर्कीस्पोरियल सेल्स प्रारंभक कोशिकाओं द्वारा होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कोशिकाओं द्वारा होता है, और इसी को यूस्पोरेंजिएट विकास कहा जाता है। तो आवृत बीजों में आवृत बीजी नहीं, अनावृत बीजों में भी ऐसा होता है कि लघु बीजाणुधानियों का विकास जो होता है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। तो कारण ये कहते हैं क्योंकि एक से अधिक आरंभक कोशिकाएं जो होती है आर्कीस्पोरियल सेल्स के द्वारा लघु बीजाणुधानियां विकसित होती। तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि जो पराकोश की भित्ति अपन ने पढ़ी उसमें 4 परतें थी, अधिचन, फिर अंतस्थीसियम, फिर मध्य परतें और टेपिटम। तो आपको ये अगर पूछे कि पराकोश की भित्ति में कौन सी परत है जो इन आर्कीस्पोरियल सेल से पैदा नहीं होती, तो आप बोलोगे सर अधिचन, वो तो पहले से होती है ना, वो तो पहले से होती है। बाकी आर्कीस्पोरियल सेल जब डिवीजन करेंगी तो फिर एंडोथीसियम बनेगी, मिडिल लेयर बनेगी, फिर टेपिटम बनेगी, बीजाणुजन ऊतक बनेगा।
तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही बेटा आज का कार्यक्रम जो है समाप्त होता है। आप लोग पढ़िए, कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।